आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि ये भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। रैली जम्मू में हुई। याद किया गया भाजपा के विचारक और संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। यह भी बताया गया कि 370 के वो किस तरह से विरोधी थे। लेकिन इस खास मौके पर जब जम्मू में उनकी निगाहों के सामने, यानी कि अमित शाह की निगाहों के सामने एक बड़ी संख्या वहां मौजूद थी, उनको सुन रही थी, लेकिन अमित शाह का निशाना कहीं और था। जी हां, निशाना था पटना पर। क्यों? इसलिए कि पटना में कई विपक्षी दलों का जुटान हो रहा था और विपक्षी दलों के जुटान का मतलब यह था कि 2024 की तैयारी इस तरह से करनी है कि सत्ता में जो केंद्र की सत्ता में अभी जो दल है उसे धूल चटाना है। यह विपक्षी दलों का एजेंडा है। लेकिन अमित शाह ने जम्मू से पटना के इस बैठक पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि यह भी कहा कि कितनी बार भी चाहें एक साथ बैठ जाएं, लेकिन एक साथ चल नहीं सकते। सियासी राह पर एक साथ नहीं चल सकते। इनमें कभी एकता नहीं बन सकती। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने कहा कि दरअसल विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पीएम मोदी को चुनौती देना चाहती हैं, लेकिन 2024 में नतीजा वो नहीं होगा जैसा वो चाहती हैं, बल्कि नतीजा कुछ और होगा। क्या कहा उन्होंने? क्या होगा नतीजा? कैसा होगा नतीजा? और किन बात को लेकर उन्होंने विपक्ष पर साधा निशाना? अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि ये भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। तो अमित शाह ने कहा कि दरअसल पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। जी हां, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता वहां एकजुट हुए थे और वहां जो ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस पर अमित शाह ने चुटकी ली, तंज कसा और कहा कि वहां पर फोटो सेशन चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह ने जम्मू की रैली में यह भी बताया कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, जो हालत बनी, उसके मुकाबले एनडीए के 9 साल के शासनकाल में स्थिति बहुत हद तक बेहतर हुई। धारा 370 का उन्होंने जिक्र किया, घटती आतंकी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया कि कितनी कम हो गई है संख्या, 70% के करीब कम हो गई है, और साथ ही बहुत सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी मिला जुलाकर ऐसा लगा कि दरअसल पटना में होने वाली बैठक पर ही पूरा निशाना अमित शाह का रहा है। तो आज इस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर जम्मू पे निगाहें और पटना पर निशाना था। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है अजय भारती, एक्स MLC है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ है गुलाम नबी मोंगा, जो एक्स MLC है कांग्रेस के। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी हमारे साथ है, MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सुजाता बशीर हैं, प्रवक्ता DPAP। मैं सबसे पहले रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि अमित शाह साहब ने एक तरफ तो जम्मू की रैली में यह बताया कि 9 साल तक, जब तक 9 साल की जो शासनकाल हुआ उसमें क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, लेकिन वहीं जो है वो सीधे तौर पर 2-3 परिवारों का नाम लेते हुए कहा कि जो मुफ्ती महबूबा जो परिवार है जिसने लगातार शासन किया जम्मू कश्मीर में, उसने हालत क्या कर दी। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो विपक्ष पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, जो मीटिंग है इस आज हुई, तो दरअसल ये सारा जो एक
एक ये प्रयास जो है वो आइन को बचाने का है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का है। देखिए जिस तरीके से आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन को रोंदा किया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करने की बात हो, यहाँ के 2 यूटीज़ एक स्टेट को आइन के खिलाफ आइन को नजरअंदाज करते हुए 2 यूटीज़ में तकसीम करने की बात हो, फार्मूलाज की बात हो या और कोई भी जो इक़दाम किए गए, सब आइन के खिलाफ हैं। और ये जो इस वक्त कोशिश हो रही है, ये जेन्युइनली हो रही है कि आइन को बचाने के लिए। ये इक़दार की कोई कशमकश नहीं है, ये इक़दार हासिल करने की बात नहीं है जी। बात ये जैसे उमर साहब ने आज वाज़ह किया, बात है कि ये आइन को बचाने की, क्योंकि आइन एक जमानत हमें देता है एक फेडरल सिस्टम में कि आइन के मुताबिक हर कदम उठाया जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि आइन के विरुद्ध में, आइन को रोनते हुए, आइन को पामाल करते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी मिसाल है वो जम्मू कश्मीर की है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो आइनी की जमानतें थी, आइन की जो गारंटीज थी, उनको पामाल किया गया, नजरअंदाज किया गया और एक रियासत के 2 हिस्से किए गए, जबकि आइन इसकी इजाजत नहीं देता है। और 370 जो कॉन्सेंसस से हुआ था, देखिए 1950 में जो 370 धारा 370 थी, आर्टिकल 370 था, उसमें वो सब मौजूद थे जिनका जिक्र आज होम मिनिस्टर ने किया, उनकी तायीद से हुआ। मुझे कहिएगा क्या एक भी व्यक्ति ने, एक भी मेंबर ने उस वक्त विरोध उसका किया? क्या एक ने भी कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम की कोई मुंह लाई? क्या एक ने भी उसकी मुखालफत में बोला? 1952 तक कोई भी शख्स जो उसमें मौजूद थे और जिनका जिक्र आज होम मिनिस्टर ने किया, वो मौजूद थे। और ये बिल्कुल एक कंसेंसस से जो जम्मू कश्मीर को जमानत दी गई। लेकिन क्या हुआ, तब से जम्मू कश्मीर को जो भी आईनी जमानतें दी गई थी, जो भी खुसूसी दर्जा दिया गया था, जो भी अंदरूनी खुदमुख्तारी दी गई थी, उसको पायदर उसको पामाल करने के इक़दाम किए। ये 1953 की बात हो, जब यहाँ के एक मुंतखब वजीर अज़म को माजूल किया गया गैर जमहूरी तरीके से। 1966 की बात है, जब रियासत के जो सदर रियासत थे और वजीर अज़म थे, उन अहदों को बर्खास्त किया गया। या उसके बाद के जो इक़दाम, और इसकी इंतहा पहुंची 5 अगस्त 2019 को। उस अप्रोच की, उस सोच की, जम्मू के कश्मीर के लोगों को महरूम करने की जो थी, वो पहुंची, वो इंतहा को पहुंची 5 अगस्त को, जब आईन को। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया कि जो कोशिश चल रही है उसका दरअसल एक मकसद है। आप जैसा बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो एक साथ है, उसका मकसद ये है। मैं बस फर्स्ट रिएक्शन पहले फर्स्ट राउंड में ले रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अजय भारती है, एक्स MLC बीजेपी और स्पोक्स पर्सन है। भारती जी, ये जो कुछ है जम्मू में आज, जिस तरह से अमित शाह साहब ने UPA के शासनकाल का ये उन्होंने एक तरह से उसका डिफरेंस बताया कि कैसे यूपीए में हालात क्या थे, अब एनडीए के शासनकाल में हालात क्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा लगा कि पूरी की पूरी रैली जो है वो पटना ओरिएंटेड हो गई, यानी पटना पर फोकस हो गई, पटना पर निशाना साधते हुए खत्म हो गई। विशाल साहब, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट्स को नमस्कार, आदाब। मैं इस रैली में खुद उपस्थित था, इसलिए मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि क्या क्या हुआ। इतनी गर्मी के बाद भी इतनी संख्या में लोग आ रहे थे। अमित शाह जी ने 1 सेंटेंस या 1.5 सेंटेंस पटना के बारे में बोला होगा, बाकी सारा फोकस उनका जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर में यूपीए के, खासकर यूपीए के 10 वर्षों के राज्य और बाद में जो एनडीए के 9 वर्ष, खासकर उसमें भी पिछले 47 महीनों का जिक्र था, जिसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ कंपेरेटिवली ये बताया कि भाई किस प्रकार से यहां पर सुधार हो रहा है, किस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं में, किस प्रकार से जो सिविलियंस है उनकी हत्या के मामले में कमी आई है और काफी बड़ी कमी आई हुई है। इसी प्रकार से उन्होंने जो भी कहा कि डेवलपमेंट के काम में जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने आज लॉन्च किए या जो डेडिकेट किए पब्लिक को, चाहे जम्मू में किए या श्रीनगर में, तो उनका फोकस वो भी काफी उसमें रहा। इसलिए पटना तो एक हिस्सा था ही, क्योंकि आखिर चुनाव का सीजन आने वाला है। पटना अगर वो हिस्सा था तो क्यों था, क्या आज उसकी जरूरत थी? और पटना पर जो कुछ उन्होंने कहा है, दरअसल उसके माने तो बहुत बड़े और गंभीर हैं, वो सियासी बहुत बड़ा एक संदेश है। क्या ऐसा समझा जाए कि अब चुनावी वक्त बिल्कुल करीब आ गया, दस्तक देने वाला है चुनाव का वक्त? और क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, अगर जल्दी 24 से चुनाव होने वाला है या उससे पहले? तो
निश्चित रूप से उन्होंने वो उसका पूरा जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पटना में भी जो रैली हुई वो भी एक जानबूझकर एक डेट उस दिन रखी कि जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएसए में है, तो इसीलिए उन्होंने उसका जिक्र किया कि ये कभी एक हो नहीं सकते। अभी हमारे जो ऑनरेबल एमपी साहब ने, जो मसूदी साहब ने कहा, उसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए कि 1953 में जो हुआ, और वो लेकिन वो कांग्रेस के साथ बैठे हुए, इन कंट्राडिक्शंस को उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो हसनैन मसूदी साहब ने, जस्टिस साहब ने कहा यहां पर कि जो 5 अगस्त को हुआ, इनके लीडर साहब ने तो वहां इसकी जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ स्टेटहुड की बात करी। क्या है कि ये भी एक तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में डिबेट करके कोई स्टेप्स लिए गए जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके लाएगा। कभी डिबेट हुई 370 के पे। फिर एक करेक्शन में और करना चाहता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये जो 306A के तरफ पहले आया था, उस दिन इसकी भरपूर अपोजिशन हुई वहां पर। प्रोफेसर केटी शाह साहब ने, मौलानी, ठीक है। आज फोकस हमारा 370 पे नहीं है। 370 को आप अपनी उपलब्धि बताते हैं, बेशक इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा फोकस आज थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि तब किसी ने अपोजिशन नहीं की। मेरा फोकस थोड़ा अलग है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज पटना की रैली का जिक्र करके क्या ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत करीब है? मेरा सवाल यह है। निश्चित रूप से है ना। देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव तो मई से पहले करना ही करना है, यह तो तय है। यहां पर लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज की भी है, और जो असेंबली का इलेक्शन भी यहां पर उन्होंने कहा कि कभी भी हो सकता है, वो तो चुनाव कमीशन को डिक्लेयर करना है। तो इलेक्शन के मोड में तो पहले ही देश तो है ही है ना, इसलिए उसका जिक्र निश्चित रूप से था। इसलिए उन्होंने कि ये जो यहां पर डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा काम है, उसमें बाधा ना आए, इसलिए 2024 में मोदी जी को पुनः चुनना और 300 से ज्यादा सीटें देकर फर्स्ट राउंड पे मैं रिएक्शन ले रहा हूं। मैं वापस अब रुक करूंगा गुलाम नबी मोंगा जी का, जो एक्स एमएलसी है, कांग्रेस से हमारे साथ बीच मौजूद है। आज मैं बस दोहराना नहीं चाहता, जम्मू से लेकर पटना तक आपका फर्स्ट कमेंट। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया जी। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सलाम और आदाब। जो आपने अभी पटना से जम्मू से पटना तक बात की, उसमें मुझे लग रहा है काफी डेस्परेशन से जिस तरीके से ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने यहाँ बात की, वो लग रहा है वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन लीडर्स पटना में जमा हो गए जी, और जिस तरीके से उनको स्वागत किया गया और जिस तरीके से उनके बयानात आ गए, उसे साफ जाहिर है कि बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी के लीडरान बड़े ही परेशान कुन हालात नजर आ रहे हैं बीजेपी के जी। और उनको अपनी डिफीट का आज से ही अंदाजा लग रहा है। और उसकी शुरुआत हिमाचल और कर्नाटका से हुई है, और बराबर उनकी शिकस्त 2024 तक हो जाएगी। इसी वजह से ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ये कहना कि वो फोटो शॉट लेने गए थे वहां, ये आउट ऑफ डेस्परेशन है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारी जमात का जो है कि ये जी विचारधारा की लड़ाई जी, ये जो आप अपोजिशन का देख रहे हैं, मिलना आपस में जी, और एक जगह एकजुट होके एक जगह जमा होना, एक विचारधारा की है। एक नफरत की सियासत है, दूसरी मोहब्बत की सियासत है। तो इसी को आज हम लोगों के पास जाएंगे और यही स्लोगन लेके लोग अपोजिशन को वोट करके बीजेपी को शिकस्त देंगे। तो ये जो कहना कि इतने यहाँ हो गए हैं, जो अभी भाई साहब कह रहे थे बीजेपी के अजय भारती साहब जी, क्या उसने जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब है, उन्हें क्या दिया? यहाँ मिलिटेंसी 90s में स्टार्ट, 89 लेट 89 में स्टार्ट हो गई,
और तब से आप आज तक देखिए, उसको कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त के नरसिम्हा राव जी और बाकी पार्टियों ने एक्सेप्ट बीजेपी जी, आप देख लीजिए कैसे हैंडल किया और कैसे। और बदकिस्मती की बात है, उसमें हमारे हिंदू भाई नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ के मुस्लिम शहीद हो गए, कत्ल किए गए। तो ये देखने की। और आज जो ये कहते हैं, आज तो टारगेट किलिंग हो रही है। आज हमारे भाइयों और कश्मीरी भाइयों और बहनों को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये आज ये दावा कर लेते हैं और कहते हैं हालात ठीक है। हम मानते हैं हालात ठीक है, तो क्यों असेंबली के फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? ठीक है, ठीक है। जब आप गुलाम नबी साहब, बस ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप सभी के पास। आप फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं सुजाता बशीर से, जो डीपीएपी की प्रवक्ता है। सुजाता, जम्मू में अमित शाह की रैली और एक बहुत ही खास मौका था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज याद किया जा रहा था और 370 को लेकर उनका अपनी सोच क्या थी उसका जिक्र किया गया, जो उपलब्धियां उसका जिक्र किया गया। लेकिन इस जिक्र में पटना का जिक्र करने से अमित शाह नहीं चुके, तो इसको क्या मतलब निकाला जाए इसका? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा कुछ करना चाहिए था कि हाँ जी पटना वो गए हैं एंड कुछ उनके खिलाफ कोई साजिश चल रही है। इट कैन बी लाइक उनको इलेक्शंस आर कमिंग सून एज पर देयर स्टेटमेंट कि हाँ जी इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शंस बहुत जल्दी हो रहे हैं। सो मे बी अपना एक मुद्दा भी लेके गए होंगे कि हम लोग को इलेक्शंस है, सो हाउ वी हैव टू स्टार्ट इट, हाउ वी हैव टू बी टुगेदर एंड विन द इलेक्शंस। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को यह है कि नहीं हमारे को हराए या हम इसके पार्ट होके कुछ और करेंगे। मुझे नहीं लगता है ऐसा। लगता है कि ठीक है, वो पटना गए, अपोजिशन पार्टीज में बैठ के उन्हें अगर कोई मीटिंग की भी होगी, मुझे नहीं लगता है एचएस साहब को ये बोलना चाहिए कि लाइक ये जी पटना गए और कोई साजिश बन रही है इलेक्शंस के बंद। उनको साजिश नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन चले या कुछ भी चले, वो वहां महबूबा मुफ्ती भी थे, वहां उमर अब्दुल्ला भी थे, जो वहां बैठे हैं उनको पता होगा वो। जी जी। सुजाता फ्रीज हो गई है, कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल है इशू। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जस्ट फौरन हाजिर हो गए और हसनैन रासूदी साहब, आप ने जो कुछ आपको जवाब में कहना है अजय भारती जी को, अजय भारती को जो कुछ जवाब में कहना है एहसन मथुर जी को या मोंगा जी को, आप सब लोग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि ये भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर, JKLH प्राइम टाइम। हसनैन मसूदी साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं। अब सीधा सवाल उस बयान को लेकर जो अमित शाह साहब ने कहा कि मैं तमाम विपक्षी दलों को यह कहना चाहता हूं कि आप जितना भी चाहो हाथ मिला लो, आपकी ये एकता काम नहीं आएगी। मेरा ये सवाल आपसे है कि जाहिर है कि आपकी पार्टी के नेता भी वहां गए हुए, उमर अब्दुल्ला वहां गए हुए थे, महबूबा मुफ्ती वहां थी और कांग्रेस तो खैर थी और दूसरे पार्टी आई भी है वहां पे, बहुत सारी पार्टियां, शिवसेना है या ममता बनर्जी वहां। मेरा सवाल यह है कि क्या इससे क्या समझा जाए, किसी चीज को जो अगर रेखांकित किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्यों ऐसी कोशिश हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, जो समरावर नहीं होने वाला? अमित शाह ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ये तो अमित शाह जी का कहना है कि समरावर नहीं होगी, लेकिन अभी कर्नाटका ने साबित कर दिया कि आप कितना ही आपने एग्रेसिव कैंपेन किया, कितना ही आपने पोलराइज करने की कोशिश की, कितना ही आपने समाज को बांटने की कोशिश की, लेकिन समाज इकट्ठे होकर उन्होंने उसका जवाब दे दिया। और जो सारा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था, एक विभाजन का, एक तकसीम का, उस नैरेटिव को रिजेक्ट किया लोगों ने। इसी से हौसला पैदा हुआ। देखिए, जो भी विपक्ष है और दरअसल उनका क्या है एजेंडा, क्या एजेंडा ये है कि आईन बचाया जाए, आईन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुल्क आईन के मुताबिक चले। और हिमाचल ने एक हौसला दिया। और दरअसल क्या है, ये क्या
जाहिर करता है, जाहिर ये करता है कितने मुतफिकर है, जैसे कि अभी ठीक है, मोगा साहब ने मैं कहा। आपकी इसी बात पे सीधा कितने रिएक्शन मुतफिकर है, लेता हूं जो अजय कितने- भारती जी से। अजय भारती जी, और आप सबको मैं ये कह रहा हूं कि इस राउंड में अगर आप किसी के कहते हुए पर अपना कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो हमें इशारा करें, मैं आपको उसी वक्त मौका दूंगा। अजय भारती जी, मैं मसूदी साहब थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। भारती जी, ये बार बार कही जा रही है बात कि आईन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, संविधान खतरे में है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अजय भारती जी। पामाल हुआ, उसकी कब डिसरेस्पेक्ट हुई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलें। हेलो। हाँ, तो आइन या तकसीम कब हुआ? 1947 में देश को किसने तकसीम किया? वो डिवीजन किसने किया था? और या उसके बाद कश्मीर में 1990 में किसने किया? और अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर कौन भाग गए? इसलिए इस चीज को तो कोई ज्यादा मतलब मैं मानता नहीं हूं। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सब लोग हमेशा इकट्ठे थे। कब नहीं थे? आप यहां पर भी जब जीके पीडी ने डीडीसी के इलेक्शन लड़े, इकट्ठे ही लड़े सब लोग। तो हमें इसका अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शुरू से ही हम इसी प्रकार से लड़ते रहे हैं। हां, हमारा भरोसा, हमारा संबल, हमारी ताकत देश की जनता है, जो इस चीज को समझती है। जहां तक कर्नाटक और हिमाचल का ताल्लुक है, दोनों जगह अगर देखेंगे आपकी सीटों के उसमें अंतर जरूर आया होगा, लेकिन हमारे वोट बैंक में कोई फर्क पड़ा क्या? एक दूसरा, जो उन्होंने वहां पर प्रॉमिस की थी, जिस तरह से लोगों को वर्गलाने की कोशिश की, आज सारे के सारे वो पांचों के पांचों मुद्दे पर वो मुकर गए। पहले ग्रेजुएट्स को सबको देने की बात कर रहे थे 3-3 हजार, अब कह रहे कि जो सिर्फ 2023 में ग्रेजुएट होगा साहब, कहा जा रहा है कि हिमाचल और कर्नाटक आपने लोगों को वर्गला कर जीता है। के अलावा कुछ भी नहीं। ये अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए 1947 की बात करते हैं। ये अपनी कोताहियों को जिस तरीके से ये डिवाइड कर रहे हैं नेशन में रिलीजियस बुनियाद पे, उस चीज को छुपाने के लिए। सुजाता, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज वेट। हाँ, कैरी ऑन मुगा सर। लोगों के हालात तो देखे कहाँ हैं जो आप इतने काम करें। सुजाता प्लीज प्लीज, आपकी आवाज साफ नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा आप रुक जाए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी जी, आप बोले गुलाम नबी साहब। ये जो बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इनको फ्रस्ट्रेशन आई है जब से हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस आगे आई और जीत के आई, और अच्छे तरीके से आई। अब सवाल है सीटों का, वो उसमें भी हम बात कर सकते हैं, उसमें भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, और कहां से कहां तक नीचे ये आए हैं उस लिहाज से। लेकिन मैं आपको ये कहता, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये नफरत की सियासत, हिंदुस्तान को तोड़ने की सियासत और जोड़ने की सियासत का सवाल है। अच्छा किया, हम हम अच्छा वहां करते उस हैं। जाने पर पहुंचे हैं जहां मुल्क के सालमियत को खतरा है। मैं एक मिनट एक एक करके बात करेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। बीच में आप इशारा करें, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। सुजाता, थोड़ा सा और वेट कर लें। गुलाम नबी बुंगा साहब, मेरा एक रिएक्शन इस पर भी मुझे चाहिए। जो हसन मसूदी जी कह रहे हैं कि पटना में जो लोगों का जुटान हुआ है सियासी पार्टियों का, जिस पर अमित शाह साहब ने निशाना साधा है कि आप कितना भी साथ बैठ ले वो काम नहीं आएगा, उनका ये कहना मसूदी साहब का कि ये दरअसल आइन को बचाने के लिए कोशिश है। क्यों आइन को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या आइन खतरे में है? मसूदी साहब ने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो वही तो मैं आपको कह रहा हूं, इस वक्त जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। हिंदुस्तान मुल्क को डिवाइड करने की बात है, हम मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं, ये मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है तोड़ने की बात? कौन डिवाइड करने की बात कर रहा है? ये जो मसूदी साहब ने कहा सही कहा। नहीं, डिवाइड करने की बात कौन कर रहा है? तो बीजेपी कर रहे हैं। अजय जी, इसका क्या जवाब? 1947 में मैं वही कह रहा हूं, 1947 में किसने डिवाइड किया? विशाल साहब, इनसे पूछे 1947 में किसने देश को डिवाइड किया? इनसे पूछ लिए। इमरजेंसी जब लगाई गई तो कॉन्स्टिट्यूशन का कदर करके, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करके लगाई गई थी क्या? 1986 में जो इन्होंने अनंतनाग में किया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट कर रहे थे तब? ये बताइए, ये अपने उस पुराने पापों को छुपाने के लिए कुछ भी कह दे देंगे। आज जाकर जॉर्ज सोरोस के गोद में बैठेंगे, विदेशों में जाकर देश की बदनामी करेंगे, या इससे प्लीज होल्ड ऑन, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही है, प्लीज होल्ड ऑन, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। मुंगा साहब, अजय जी बोलिए। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस की गोद में बैठकर उसके बलबूते पर कॉन्स्टिट्यूशन बचता है क्या? जब आप इमरजेंसी लगाते हैं क्या, तब कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होती है, रेस्पेक्ट होती है क्या? और जब देश को डिवाइड करते हैं आप 3 टुकड़ों में, वो किसने डिवाइड किया था?
और आप एक तबके को ही एक्सक्लूड कर देते हैं। और इनको बता दीजिए 1953 में अगर जो मसूदी साहब ने कहा, अगर अमित शाह जी ने कहा कि इनकी एकता नहीं हो सकती है, 1953 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ किसने किया? तो क्या ये वो उसको आज उमर अब्दुल्ला ने कहा है पटना में कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ असेंबली का। पहली बार ऐसा नहीं हुआ ना, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन आज तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग है ना। हुआ था 1996 में। जो आपने गलतियां की है देश के खिलाफ जो आपने किया है, आप लोगों को ठीक है। एक मिनट गुलाम नबी वो मुल्ला साहब सारी और अजय भारती जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा थोड़ा सा रुक जाएं। सुजाता काफी देर से बोलना चाह रही है, टेक्निकली उनकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे थे। सुजाता बोलें। मुझे एक बात बताएं, आप वोटिंग क्यों नहीं करवा, इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप लोगों ने बोला हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है कर्नाटक में। आज देखा आप लोगों ने क्या हाल हो गया बीजेपी का। आप यहाँ वोटिंग इलेक्शन तो करवाइए, यहाँ वोट तो लोगों को देने दीजिए। आप जीतेंगे या आप जीतेंगे? जो जीतेगा रिजल्ट पता इलेक्शन के बाद आपके। सुजाता आई एम वेरी सॉरी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। आप थोड़ा मीडियम पिच पर बोलें, ज्यादा मुझे लगता है कि तेज बोलने से शायद आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। कोशिश कीजिए एक बार। जी प्लीज। सही है, आप लोग हिंदू मुस्लिम उठवाएंगे वो सही है, और जो यहाँ लोग मर रहे हैं उनको आपकी कोई पर। G20 हुआ, व्हाट हैपेंड? ओनली बीजेपी पीपल वर सिटिंग ओवर देयर। व्हाई नॉट अदर पार्टी पीपल? वो क्या कर रहे थे? तो G20 बीजेपी के लिए खाली के कौन गए थे? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट थे? बीजेपी के कौन थे वहां? बोलिए, देखिए क्या गलत बयानी कर रहे? G20 में G20 के देशों से लोग आए थे। ये गलत प्रोपेगेंडा करने का इजाजत कैसे दिया जा सकता है? They were all from the BJP. झूठ बोल रहे हैं। BJP. अब आई एम वेरी सॉरी, कुछ सिग्नल बीजेपी का बताइए ना, एक नाम बता दीजिए। सिग्नल गड़बड़ है। अजय जी, मैं भी पूरी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल एक मिनट। मुझे लगता है आप लोग इतने गुस्से में बोलने की क्या जरूरत है? सिग्नल थोड़ा वीक है, मुझे लगता है सुजाता की आवाज हम लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप सब लोग खामोश हैं तो सुजाता की बात थोड़ी सी सुन पाएंगे ठीक से, सुजाता जी की आवाज को। जी सुजाता जी बोले एक बार फिर, कोशिश करें। जी आप देखिए बीजेपी के कितने लोग G20 में तक बैठे थे। G20 कंट्री के लिए हुआ था, ना कि आपकी पर्सनल ये प्रॉपर्टी थी कि जिसको आपने अपनी पार्टी के लिए बनाया था। आप लोग साहब कैसे अलाउ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए अब जो जिस शासन जिस पार्टी की सरकार है, और वो सरकार अगर अच्छे से किसी एक विश्व पटल के कार्यक्रम को करती है तो क्यों ना उसका क्रेडिट ले। ठीक है, हसनैन मसूदी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सुजाता की आवाज लगातार डिस्टर्ब हो रही है। हसनैन क्यों मसूदी नहीं? साहब, क्योंकि क्या यहाँ इलेक्शन नहीं करवाना? आपको डर है कि हम लोग हार जाएंगे? आप इलेक्शन तो करवाइए। गुस्से में क्यों बोल रहे हैं आप? क्या हो रही है? लोग क्या चाहते हैं? गुस्सा जायज नहीं है। क्या करें? सुजाता यही सवाल उठा रही हैं कि अगर हालात बहुत बेहतर हो गए हैं जम्मू कश्मीर में तो असेंबली के इलेक्शन करा लिए जाते तो बेहतर था। इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रही है? सुजाता का सवाल मैं इसलिए दोहरा दे रहा हूं क्योंकि आवाज उनकी थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम है, तो आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। हसनैन मसूदी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी आप अजय भारती जी आपको और हसनैन मसूदी साहब को आपस में ही बात कर लेनी है क्योंकि एक दूसरे का पॉइंट जो है वो बिल्कुल बड़ा अगेंस्ट जा रहा है। हसनैन मसूदी साहब, आप कह रहे हैं कि आइन को बचाने की कोशिश है, आइन को बचाने के लिए ये एक साथ पार्टियां एक साथ आ रही हैं, लेकिन अमित शाह साहब ने रैली में आज कहा कि यही वो 2-3 खानदान है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की की रफ्तार में पीछे कर दिया। देखिए ये पुरानी अकादत है, खानदान। अब मुझे देखिए 5 अगस्त को जो उन्होंने असल्ट किया 2019 को जम्मू कश्मीर पर, और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए। अब मुझे कहिएगा जो नॉर्मल सी अगर है जिसका ये डुंडोरा पीट रहे हैं, तो फिर ये इनमें हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो इलेक्शन करें, लोगों के पास जाएं। अब देखिए आज भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में जमहूरियत की जी, और जमहूरियत की जब वो जिक्र कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग 8 साल से जमहूरी निज़ाम से महरूम है। यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अफसरशाही चल रही है, लोग शाही नहीं। और देखिए जो इलेक्शन है वो तो रूह है जमहूरियत की।
यही आइन को पामाल करने की बात है। जब बाती साहब कह रहे हैं कि कैसे पामाल हो रहा है, पर यही पामाल है कि आप इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आप लोगों को, ये लोगों की हुकूमत है, लोगों को अपना लोकशाही कायम करने दीजिए, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं कर रहे। यहाँ से वो नॉर्मलसी का डंडूरा पीट रहे हैं, कह रहे हैं सब चीज सब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं? देखिए, ये एक सवाल है। दूसरी सवाल है, जो ये नैरेटिव बना रहे तरक्की का, तो वो नॉर्मल सी आप जरा देखिएगा आप हकाइक क्या है। अब देखिए, हमारी डिसेबिलिटी जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं 5 महीने से महरूम हैं वो अपने डिसेबिलिटी पेंशन से। यहाँ पर 5 रियासतों में 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, और जबकि जम्मू कश्मीर में जो एसटी है और जो आपने जो एक अहम सवाल उठाया, चूंकि पूरा चुनावी था वो माहौल, इसलिए मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं। मसूदी साहब प्लीज, आप बुरा ना माने। अजय भारती जी, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि हालात बेहतर है तो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, असेंबली के इलेक्शन? क्या ऐसे लग रहे हैं, आसार बन रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे, शायद लोकसभा के इलेक्शन से पहले या उसके साथ साथ? क्या है आसार क्या है? विशाल साहब देखिए, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, और हम तो रेडी, हम तो बार बार कह रहे हैं। आप रेडी तो है, लेकिन आप मांग नहीं करते। देखिए, रेडी होना और मांग करना अलग बात है। दूसरी पार्टियां मांग करती हैं, आप बीजेपी वाले मांग नहीं करते। अध्यक्ष जी ने, आप मांग नहीं करते। विशाल साहब, हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे अध्यक्ष जी ने श्रीनगर में जाकर इलेक्शन कमीशन से डिमांड की कि चुनाव करवा लीजिए। ये ऐसा नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन देखते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हाँ। दूसरी तरफ कहते हैं कि आपके डंडोरा कह रहे हो तो इसलिए हालात। हमारे कंट्राडिक्शन को ये कोशिश करते हैं लोगों को बताने के लिए, लेकिन अपनी कंट्राडिक्शन ये मान लेना कि हालात ठीक है जी, ये भी तो मान लेना। ये भी सही बात है। विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, फिर ये कहते हैं कि चुनाव भी करा दीजिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये कई कंट्राडिक्शन है। सुजाता से बात नहीं हो पा रही थी। सुजाता जी, आप अगर आवाज सुन पा रही तो बोलिए जी। फाइनल कमेंट आपको मौका दे रहा हूं, दर्शक बात कर लीजिए जी। बताइए, पहली बात, आप बोल रहे हैं हालात ठीक नहीं है, कभी आप ही बोल रहे हैं हालात ठीक नहीं है, कभी आप ही बोल रहे हैं हालात सही है। अगर हालात सही नहीं है तो तभी इलेक्शन हो रहे हैं ना। इलेक्शन तो करवाए पहले, आप लोगों को डिसाइड तो करने दे। आप खुद से ही यहाँ जो टारगेट किलिंग हो रही है वो तो कब से हो रही है, वो इलेक्शन से पहले भी हो रही थी। जो 2014 से पहले इलेक्शन, वो तब भी तो टारगेट किलिंग हो रही थी। तब इलेक्शन कैसे करवाए आप लोगों ने? तब तो इलेक्शन आप लोगों ने करवाए ना, तो अब करवाए। लोगों को तो डिसाइड करने दे क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए कौन सी पार्टी सही है। आप ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, नहीं जी यहां इलेक्शन नहीं करवा सकते, हालात खराब। 2014 में हालात खराब नहीं थे, तब तो इलेक्शन हो गए। अब आपको कैसे याद आ रहा है कि अब जी हालात खराब है, अपोजिशन पार्टी बोल रही इलेक्शन खराब, इलेक्शन नहीं कर सकते, ये हालात खराब है। ठीक है, तो चले आप प्रूव तो करें हालात सही है इसलिए इलेक्शन करने चाहिए जी। या तो आप लोगों को डर है कि हम हार जाएंगे इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम था, लेकिन एक चीज बता दूं कि अमित शाह साहब ने आज ये दावा किया है कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी एक साथ बैठ लें, हाथ मिला लें, एक साथ बैठ लें, लेकिन वो एक साथ नहीं चल सकती, और बीजेपी 2024 में फिर से एक बार 300 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाएगी। मोदी साहब जो है वो तीसरी बार पीएम बनेंगे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दरअसल दावे किसके मजबूत हैं, और साथ ही साथ ये कि क्या ये समझा जाए कि चुनाव अनकरीब है जम्मू कश्मीर में भी, और शायद आम इंतखाबात भी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।